हेलो बच्चों, मैं अंकित सर A1 साइंस क्लासेस से। देखिए बाबू, वैसे होली कल है तो सबसे पहले होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, आज हम जो फर्स्ट चैप्टर चालू किए हैं, ट्राई करते हैं कि आज खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, उसको कल या परसों की क्लास में कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग ट्राई करते हैं जो चैप्टर का कंटेंट है, थ्योरी वाला पार्ट से, वो सब खत्म हो जाए। तो आज देखते हैं कि ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले होली की बधाई, शुभकामनाएं। आगे देखते हैं। बायोलॉजी भाई अंकित सर, और जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग चालू किए थे, हम लोग चालू किए थे जीवों में जनन, उसका ये ट्राई करते हैं कि आज लास्ट पार्ट हो। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कर लेंगे, उसके बाद एक दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं बाबू, हम लोग पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में शुरू किए हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। और लैंगिक जनन की अवस्थाओं को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांटा था। हम लोग शुरू कर चुके हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। हमने इसको कितने वर्गों में बांटा था जी? 3 वर्गों में। पहला, निषेचन से पूर्व की घटना। बहुत दूसरा हम बात किए थे निषेचन की घटना, और तीसरा निषेचन की बाद की घटना। देखिए, निषेचन की पूर्व की घटना ये बात हो चुकी है, निषेचन की घटना ये भी बात हो चुकी है। हम लोगों ने तीसरा चालू कर दिया था कल के क्लास में, कुछ इसमें पढ़े भी हैं कि निषेचन की बाद की घटना क्या होती है। ये हम लोगों ने जो निषेचन की बाद की घटना है, इसको चालू कर दिया कल के क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू, जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख रहे हैं, वे लोग सभी लोग पिछली वीडियो जरूर देख कर आए। ये तो समझ में नहीं आ गया, क्योंकि ये दोनों बातें पीछे की वीडियो में हो चुका है। और आज हम लोग इसको भी चालू कर देते, लेकिन फिर आज निषेचन की बाद की घटना में और बाबू 1-2 और बात पढ़े थे। देखिए, पढ़े थे हम लोग अंडप्रजक कैसा है, तो बताए थे जो जीव अंडा के द्वारा प्रजनन की क्रिया करते हैं, उसे अंडप्रजक कहा जाता है। मतलब ये अंडा देंगे, उसके बाद अंडे से नए जीव का निर्माण होगा, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे जी? अंडप्रजक। वैसे ही हम लोगों ने एक और पढ़ा था सजीव प्रजक। हम लोगों ने इसमें वो पढ़ा था कि सजीव प्रजक वैसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं, उसे सजीव प्रजक कहा जाता है। सजीव प्रजक कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मनुष्य, गाय, ETC बहुत जानवर है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें बाबू तो मुर्गी, ETC बहुत जानवर है। बस एग्जाम्पल 1-2 याद रखने को, उसको पकड़ पाते। अंडप्रजक मुर्गी है तो अंडा देती है, और अंडे से भ्रूण का निर्माण होता है। अंडे के अंदर, माँ के शरीर में नहीं। अंडा देने के बाद प्रजनन की क्रिया होती है, तो जब अंडा वो निर्माण करती है, अपनी बॉडी से शरीर के बाहर निकाल देती है,
तब उसमें भ्रूण का निर्माण होता है और वो भ्रूण एक जीव बनता है। वैसे ही कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने बॉडी के अंदर ही भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण एक नए जीव के रूप में होता है, वो संतान के रूप में, एक शिशु के रूप में। जब ये बातें हो चुकी थी, चलिए आज का वीडियो इसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। फिर एक बार सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली बोलकर फिर आज का जो क्लास है बाबू उसको स्टार्ट करते हैं। हैप्पी होली। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अंडजीवज। सबसे पहले अंडजीवज क्या होता है उसको देख लेते हैं। अंडजीवज, देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडा शरीर के बाहर ना देकर अपने शरीर के ही अंदर अंडा देते हैं, अंडा रखते हैं और वो अंडा परिपक्व होकर टूटता है और उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उस जीव के द्वारा उस संतान को जन्म दिया जाता है। तो ऐसे जीव अंडजीवज कहलाते हैं। जो जीव अपने शरीर के अंदर अंडा उत्पन्न करते हैं और उसी अंडे से उनके शरीर के अंदर ही एक संतान का निर्माण होता है, उसके बाद वो संतान को जन्म देते हैं, तो ऐसे जीव अंडजीवज कहलाते हैं। ऐसे में शार्क मछली की कुछ प्रजातियां हैं, वे इस प्रकार की प्रजनन की क्रिया करते हैं। कुछ स्नेक्स हैं जो सांप की प्रजातियां, वे भी सबसे पहले अपने शरीर के अंदर अंडे का निर्माण करते हैं और उस अंडे से भ्रूण, फिर भ्रूण अंडा टूटता है और एक जीव के रूप में उनके शरीर में ही उत्पन्न होता है। उसके बाद उस जीव को शरीर से बाहर निकाला जाता है, एक संतान के रूप में, संतति के रूप में, एक जीव के रूप में जन्म दिया जाता है। तो इस प्रकार के जीव अंडजीवज कहलाते हैं। इसका परिभाषा है वे जंतु जो अंडे माता के शरीर के अंदर रहते हैं। वैसे जंतु जिसके अंडे मादा के शरीर के अंदर रहते हैं, वहीं भ्रूण का विकास होता है और जो भ्रूण का विकास होता है उस अंडे के अंदर ही होता है और बच्चे जीवित रूप में बाहर आते हैं। यही मेन पॉइंट है कि उन माता के शरीर में अंडे का विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा और बच्चे अंडे के रूप में ना निकलकर एक जीवित रूप, एक बच्चे, एक शिशु के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ऐसे जीव अंडजीवज कहलाते हैं। जैसे में शार्क की कुछ प्रजातियां, स्नेक, ये शार्क और स्नेक कुछ प्रजातियां, सभी नहीं, कुछ प्रजातियां दोनों में से अंडजीवज क्रिया के द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। वैसे जीव जो अंडे का निर्माण अपनी बॉडी में कर भ्रूण का विकास भी माता के शरीर में ही करते हैं और संतति के रूप में एक बच्चे, एक शिशु को जन्म देते हैं, एक संतति को जन्म देते हैं, तो उसे अंडजीवज कहा जाता है। याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं अनिषेक जनन का होता है। तो अनिषेक जनन वैसा जनन है जिसमें बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा नए संतान का निर्माण कर लिया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया के बिना ही नए संतान का निर्माण कर लिया जाता है। तो इसी क्रिया को या इसी जनन को की जो विधि है इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। एकदम सेम बात यही लिखा है कि अनिषेक जनन वह जनन है, अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना, मेन पॉइंट यही है कि इस जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, मतलब नर और मादा का युग्मक का संलयन नहीं होता है। मादा युग्मक अंडाणु से नया जीव बन जाता है। ये मादा युग्मक ही है जो नए जीव का निर्माण कर लेती है। यदि जैसे हम बात करें जो नर मधुमक्खी का, सभी मधुमक्खी का बात नहीं करें, केवल और केवल नर मधुमक्खी जो होता है अनिषेक जनन से बनती है। अनिषेक जनन के द्वारा नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अनिषेक जनन के द्वारा कौन से जीव जनन की क्रिया करते हैं, तो नर मधुमक्खी। और कुछ पौधे भी हैं बाबू जो अनिषेक जनन के द्वारा जनन क्रिया करते हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे अनिषेक जनन के द्वारा जनन की क्रिया करने वाले पुष्पीय पादप, वो हम लोग चैप्टर 2 में व्यापक स्तर से पढ़ेंगे। तो अभी याद रखने जो नर मधुमक्खी है वह अनिषेक जनन के द्वारा जनन की क्रिया करती है।
चलिए आगे देखते हैं। जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता का क्या मतलब? जीवों में लैंगिकता का अर्थ यही होता है कि जीव का लिंग के आधार पर वर्गीकरण कर दें। जो लिंग के आधार पर है उसको दो पार्ट्स में विभक्त कर दें, यही जीवों की लैंगिकता है। देखिए वही बात लिखे हैं कि जीवों की लैंगिकता की हम बात करें। देखिए जीवों में लैंगिकता, जीवों में नर मादा लिंगों की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं? लैंगिकता। मतलब एक जीव में वो जीव की कैसे पहचान करेंगे कि वो नर या मादा है? तो पहले तो लिंग के आधार पर ही हो सकती है। तो उसी को लिंग के आधार पर यदि हम जीवों की वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं या पहचान करते हैं तो उसे जीवों की लैंगिकता कहते हैं। जीवों में लैंगिकता, नर है मादा है, पहले तो लिंग के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है, ये हो सकता है। इसी कारण जिसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें केवल नर का ही जनन मौजूद होता है और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों का होता है। तो वैसे जीवों को हम कैसे पहचानेंगे? वही जिस विधि के द्वारा जिसका वर्णन जिसमें किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? जीवों में लैंगिकता। चलिए आगे देखते हैं कि एक लिंगी जीव क्या है और द्विलिंगी जीव क्या है। जीवों में लैंगिकता के आधार पर जीवों में लैंगिकता के आधार पर वर्गीकरण नहीं लिख सकते हैं। वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण अलग अलग होता है, सभी जीवों का अलग अलग। यदि मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य क्या है जी? एक लिंगी जीव है, एक लिंगी। मनुष्य को एक लिंगी क्यों बोलेंगे? इसमें नर का जनन अलग, मादा का जनन अलग होता है, इसी कारण एक लिंगी है। हम में आप में हम ना रहें तो हमारा जनन अंग अलग, जो मादा होगी उसकी जनन अंग अलग। तो मनुष्य या हम या आप या वैसे जीव जिसके जनन अंग अलग अलग होते हैं, नर का अलग है, मादा का अलग है, किसी एक लिंगी, ये भी एक लिंगी क्योंकि मादा का जनन अंग अलग, नर का जनन। और वैसे जीव जिनमें दोनों अंग मौजूद होते हैं उसे उभयलिंगी कहा जाएगा या द्विलिंगी कहा जाएगा। उसे उभयलिंगी कहेंगे क्योंकि नर और मादा दोनों का जिस जीव में जनन अंग मौजूद होता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे पुष्प हैं जिसमें दोनों जनन अंग मौजूद होते हैं। केचुआ होता है, उसमें बता ही नहीं सकते। तो वैसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों का जनन अंग मौजूद हो उसे उभयलिंगी कहेंगे। और वैसे जीव जिसमें नर का ही जनन अंग मौजूद हो या केवल मादा का ही जनन अंग मौजूद हो उसे एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये क्या है? एक लिंगी। मनुष्य में नर का जनन अंग अलग और मादा का जनन अंग अलग होता है। एकदम ध्यान से बातों को सुनना है कि मनुष्य में जो नर का जनन अंग होता है वो अलग होता है और मादा का जनन अंग अलग होता है, इसलिए मनुष्य एक लिंगी है। और कुछ जीवों में ये दोनों जनन अंग एक ही जीव में मौजूद होता है, वो क्या है? उभयलिंगी, क्योंकि नर और मादा अंग दोनों उस जीव में मौजूद है। चलिए देखते हैं एक लिंगी जीव क्या है। देखिए नर और मादा अंग, नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। एक लिंगी जीव वे होते हैं जिनमें नर का जनन अंग अलग, मादा का जनन अंग अलग जीव में। तो ये लिख रहे हैं कि नर और मादा के जनन अंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। एक अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं बाबू। एक मिनट, सॉरी कॉल आ रहा है बाबू, एक मिनट। अलग अलग जीवों में जाते हैं, मादा का जनन अंग अलग होता है, नर का जनन अंग अलग। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, क्योंकि इनके जो जनन अंग है वे अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, इसमें मादा का जनन अंग
अलग, नर का जनन अलग। सेम जो कुत्ता है, डॉग है, यही फॉलो करते वो भी, उसमें मादा का जनन अलग और नर का जनन अलग। ये जीव क्या कहलाएंगे जी? एक लिंगी, क्योंकि ऐसे जीवों में मादा का जनन अलग होता है जबकि नर का जनन अलग। नर का जनन अलग जीव में, मादा का जनन अलग जीव में, तो ऐसे जीवों को एक लिंगी जीव कहते हैं। ऐसे मानव में नर और मादा अंग अलग अलग होते हैं, इसीलिए मानव को कौन सा जीव कहेंगे जी? एक लिंगी। क्लियर? मानव में नर और मादा जो जनन अंग होते हैं वे अलग अलग जीव में होते हैं, इसलिए मानव क्या है जी? एक लिंगी जीव है। एकदम क्लियर कि मानव में लड़की का अलग जनन अंग, लड़के का अलग जनन अंग, इसलिए जो मानव है एक लिंगी जीव। चलिए ऐसे ही उभयलिंगी क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं कि उभयलिंगी क्या है। उभयलिंगी जीव क्या है? आखिर उभयलिंगी जीव किसमें? एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन मौजूद हो, जनन उपस्थित हो, मौजूद हो, तो वैसे जीव उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे में केंचुआ, हाइड्रा, इस सभी केंचुआ में स्त्री यदि मादा और नर केंचुआ, ये नहीं है कि मादा में जो केंचुआ है मादा का जनन अलग होगा, नर का जनन अलग होगा, ऐसा नहीं। केंचुआ में नर और मादा जनन एक ही जीव में उपस्थित होता है, तो वैसा जीव जिसमें नर और मादा जनन दोनों एक ही जीव में उपस्थित हो तो उसे उभयलिंगी जीव कहें, जिसमें केंचुआ, हाइड्रा इत्यादि। देखिए की पॉइंट है, इसमें एक ही शरीर में दोनों प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, दोनों प्रकार के जनन उपस्थित होते हैं एक ही जीव के शरीर में। नर युग्मक भी बन सकता है एक ही जीव के द्वारा, और उसी जीव के द्वारा मादा युग्मक भी बन सकता है। और जब ये दोनों मिल जाए तो संतान का निर्माण भी हो सकता है। आसान कि जब एक ही जीव के शरीर में नर युग्मक भी बने, मादा युग्मक भी बने, तो इस प्रकार के जीव को उभयलिंगी जीव कहते हैं। एकदम क्लियर है। ऐसे ही आगे देखते हैं बापू। देखिए चैप्टर तो नियर अबाउट समाप्त है आपका, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के डाटा में कुछ जीवों के बारे में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सवाल, कुछ सवाल का नाम देकर पूछेगा, बताइए कि एक लिंगी है कि द्विलिंगी है। तो कुछ वैसे नोट्स की बातें हैं जो ये उसको आप लोग को याद कर लेना है, वही नोट्स की बातें बताकर इस चैप्टर को नियर अबाउट हम लोग समाप्ति कर चुके हैं। अब कुछ इसमें बचा नहीं, बस आने वाला क्लास में हम लोग एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद चैप्टर पूरी तरह समाप्त। आपका थ्योरी पार्ट्स पूरा हो चुका है, आज 10वां पार्ट है। इसके पहले 9 वीडियो अपलोड है, सबको देखना है। 10 वीडियो में आपका चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और आज इसको समाप्त कर ही चुके हैं। अब कुछ की पॉइंट है उसको बस फैक्ट है जो उसको याद कर लेना बस। देखिए यदि हम बात करें जो कारा नामक सवाल है, कारा वो एक लिंगी है या उभयलिंगी? देखिए कारा नामक सवाल उभयलिंगी होता है, इसमें मादा और नर जनन एक ही सवाल में उपस्थित होता है। कारा नामक सवाल में नर और मादा जनन दोनों उपस्थित होता है, इसीलिए कारा नामक सवाल क्या है जी? उभयलिंगी, जिसमें नर और मादा जनन एक ही पादप में उपस्थित होता है। दोनों एक ही पादप जो सवाल है एक ही सवाल में उपस्थित होता है, नर और मादा जनन। जब आपको अभी बताएं कि जब एक जीव में नर और मादा दोनों जनन उपस्थित हो जाए उसे क्या कहेंगे? उभयलिंगी कहेंगे। और कारा नामक सवाल में नर और मादा जनन एक ही जीव में उपस्थित उसे उभयलिंगी कहेंगे। वैसे ही फ्यूकस क्या है? फ्यूकस है एक लिंगी है, एक लिंगी है क्योंकि इसमें नर तथा मादा जनन अंग
अलग अलग जीवों में होता है, अलग अलग जीवों में होता है। जो फ्यूकस नामक सवाल है इसे एक लिंगी है, ये कैसा जीव है जी, एक लिंगी। और एक लिंगी जीव क्यों है बाबू, क्योंकि इसमें नर तथा मादा अंग अलग अलग जीव में होता है। फ्यूकस सवाल जो होता है उसमें नर जनन अंग अलग, मनुष्य की भांति मनुष्य में नर जनन अंग अलग जीव में और मादा जनन अंग अलग जीव में, वैसे ही फ्यूकस नामक सवाल में नर जनन अंग अलग जीव में और मादा जनन अंग वो अलग जीव में, तो क्या हो गया जी, एक लिंगी जीव हो गया, क्योंकि नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग अलग। चलिए आगे ऐसे देखते हैं, और एक दो जीव है उसके बारे में भी देख लेते हैं बाबू। एक है ब्रायोफाइटा का एक जीव है बाबू, मार्केनेशिया, ये ब्रायोफाइटा वर्ग का है। आप 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये जीव जंतु जीवों का वर्गीकरण होता है, उस चैप्टर की बात है। तो उसका एक जीव है, एनसीईआरटी की डाटा है। इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। इसमें नर जनन अंग अलग पौधे में, मादा जनन अंग अलग पौधे में। तो ये कौन सा जीव हो गया जी, एक लिंगी। एक लिंगी क्यों हुआ, क्योंकि नर जनन अंग अलग पौधा में और मादा जनन अंग अलग पौधा में। तो आपसे पूछा था कौन सा जीव है, तो आपको याद रखना है कि एक लिंगी है। यही पूछे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा जीव है, एक लिंगी है, बहुलिंगी, उभयलिंगी है या दोनों है, या इनमें कोई नहीं। तो अब क्या मानना चाहिए, एक लिंगी है। यही इसीलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे और ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ कौवा के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग वहां पर एक लिंगी शब्द का यूज कर रहे थे, तो कौवा के पक्ष में अलग एक चीज हो जाती है। यहां पर द्विलिंगी जो उभयलिंगी उसको समझाली कह सकते हैं, और इसे विषमलिंगी को यहाँ पर इसे एक मिनट के लिए, विषमलिंगी मतलब एक लिंगी, इसे द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी समझिए। कि समझाली कवक, जो कवक समझालिक होते हैं, जैसे म्यूकर है, म्यूकर नामक कवक है, ये क्या है जी, समझालिक है। क्योंकि एक ही कवक पर नर और मादा जनन अंग दोनों मौजूद होते हैं, जैसे म्यूकर। इसमें निषेचन की क्रिया आसानी से स्वयं हो जाती है। काहे हो जाती है बाबू, काहे कि नर और मादा युग्म दोनों जनन अंग एक ही जीव को उपस्थित है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नर युग्म को मादा युग्म के पास जाने में टाइम नहीं लगेगा, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जीव पर मौजूद है, तो आसानी से संलयन कर सकते। तो इसमें निषेचन स्वयं से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वैसे ही यदि पूछेगा कि म्यूकर कौन सा सवाल है, तो क्या बोलिएगा, समझालिक कैटेगरी का सवाल है, समझालिक सवाल। और समझालिक क्या होता है, वैसे कवक, सॉरी सवाल नहीं, कवक, वैसे कवक जिसके नर तथा मादा अंग एक ही कवक पर मौजूद हो, एक ही कवक नामक जीव पर मौजूद हो, कवक पर मौजूद हो, तो वैसे कवक समझालिक कहलाते हैं। जो अलग अलग मौजूद हो उसे क्या कहेंगे, विषमजालिक दिया। जैसे में समझालिक का उदाहरण म्यूकर। चलिए वैसे ही विषमजालिक भी देख लेते हैं। नर और मादा जनन अंग अलग अलग कवक पर उपस्थित होते हैं। यदि एक कवक पर नर जनन अंग तो दूसरे पर मादा जनन अंग, तो ऐसे कवक को विषमजालिक कहते हैं। जैसे में राइजोपस नामक जो कवक है वो कैसा कवक है जी, विषमजालिक। और विषमजालिक का है मतलब जीवों के पक्ष में एक लिंग। ये अपने सब लिख रहे हैं कि विषमजालिक का है, या जीवों की बात करेंगे तो इसमें एक लिंगी की बात कर देंगे। एक लिंगी है, समझिए, एक लिंगी में वही बात है कि जीवों का नर जनन अंग
एक जीव पर और मादा जनन अंग दूसरे जीव पर। वैसे ही वैसा कवक जिसका नर जनन अंग एक जीव पर और मादा जनन अंग दूसरे जीव पर, तो उस प्रकार के कवक को विषम जालिक कवक कहेंगे। कवक जैसे में राइजोपस, इसमें मादा जनन अंग अलग राइजोपस पर और नर जनन अंग अलग राइजोपस पर। समझ में आ रहा है ना? एकदम शांति से और शांत बैठकर क्लास कीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अनावृत बीजी पादप एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी। देखिए एकदम ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है जी। अनावृत पादप क्या होते हैं? तो जिनके फल के अंदर बीज होते हैं। ये बीज फल के अंदर नहीं होते, सॉरी अनावृत, आवृत बीज नहीं होते, तो उसे अनावृत। इस ऐसे एग्जांपल, ये बस ये याद रखना है, पाइनस और साइकस। पाइनस क्या होता है जी? द्विलिंगी होता है, और साइकस एक लिंगी होता है। इसका जो नर और जनन अंग अलग अलग पौधे को उपस्थित होगा, और जबकि पाइनस नामक जो अनावृत बीजी पौधा है उस पर नर भी और मादा भी एक ही जीव को उपस्थित है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगी। और इसे एक लिंगी क्योंकि इसके नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों को उपस्थित है। जैसे साइकस, जैसे पाइनस। पाइनस द्विलिंगी क्योंकि इस पर नर और मादा जनन अंग एक ही जीव को उपस्थित है, जबकि साइकस पर अलग अलग जीव उपस्थित होता है। साइकस। चलिए यही सब याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आवृत बीजी पौधे की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि इसके फल, इसके जो बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं। आवृत पौधे दोनों प्रकार के होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी, इसमें दोनों होता है। ऐसे याद है, बस याद करना है कि आवृत पादप दोनों होते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। अब एक लिंगी और द्विलिंगी क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। द्विलिंगी उसे कहेंगे जो एक ही पुष्प में, एक ही जीव में, देखिए एक ही फूल में नर और मादा दोनों अंग उपस्थित हो। सरसों क्या है जी? द्विलिंगी है। इस जीव में, इस पादप में नर तथा मादा दोनों अंग एक ही जीव को उपस्थित होता है, वे द्विलिंगी होता है। अरे नहीं पढ़ रहे थे जी, उभयलिंगी, उसी से वही है द्विलिंगी। पादप में आवृत बीज उसे द्विलिंगी कह रहे हैं, और जीवों में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उभयलिंगी। वैसे ही एक लिंगी जिसमें या तो नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग, वही बात लिखे हैं। एक लिंगी नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग पौधे पर होते हैं। देखिए नर और मादा अलग अलग पौधे पर, एक ही पौधे पर नर और मादा फूल नहीं हो सकते, या एक ही पौधे पर हो सकते हैं लेकिन नर और मादा फूल अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे पुष्प भी, ऐसे पादप भी, ऐसे पौधे भी क्या करेंगे? एक लिंगी। चलिए अब जंतु में भी बात कर लें। तो जंतु समान रूप से क्या होते हैं जी? द्विलिंगी होते हैं। नर और मादा जंतुओं में अलग अलग होते हैं, विभाजन अलग अलग होते हैं कि मादा जनन अंग अलग, अंग अलग, और नर जनन अंग अलग होता है। एक ही जीव में नहीं होते दोनों जंतुओं में, तो ऊपर से ही बता चुके हैं। जिसकी बात करें तो देखिए सामान्य रूप से जंतु एक लिंगी होते हैं क्योंकि एक जीव में एक ही प्रकार का जनन अंग होगा, या तो मादा का या तो नर का, इसीलिए वो क्या होते हैं जी? एक लिंगी होते हैं। यानी नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं, एक ही जीव में दोनों नहीं मौजूद होता है। नर अलग जीव, मादा अलग जीव। उदाहरण के लिए मानो गाय, कुत्ता, ये सब क्या है जी? एक लिंगी जीव है। और सामान्य रूप से आप बस इतने याद रख लीजिए, जो जंतु होते हैं उच्च कोटि के जंतु, वे सभी क्या होते हैं जी? पुष्पी, कुछ पादपों को छोड़कर, कुछ अपवाद है उसको छोड़कर यदि सबको हम मान लें तो क्या होते हैं जी? एक लिंगी होते हैं बाबू, एक लिंगी। जैसे मानो गाय, कुत्ता,
सब क्या है, एकलिंगी है। इनमें नर और मादा अंग अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकलिंगी कहा जाता है। एक जीव में नर और मादा अंग दोनों उपस्थित नहीं होता है, एक जीव में या तो नर जनन या तो मादा जनन होते हैं। चलिए इसके साथ ही आपका चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है बाबू। एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त। कल एमसीक्यूज लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव देखते हैं कितना बनाते हैं। 1 या 2 दिन ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, सबको आना है, कमेंट में बताना है आंसर। आप जितना, जो लोग पूरी क्लास किए होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो नहीं किए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो जितना क्लास बाकी उसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन देखिए, पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए फिर एक बार सबको हैप्पी होली। होली सब लोग अच्छे से होली मनाइए, हैप्पी होली। और आज हम लोग निषेचन की घटना और चैप्टर नंबर, जो पार्ट नंबर है 10 किए हैं। और किनके साथ किए हैं जी, अंकित सर के साथ किए हैं, साइंस विद अंकित के साथ। और चैप्टर समाप्त। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के साथ। आपको याद करना है, एक बार सारे जो पढ़ाएं उसको रिवीजन करके आना है। आप करके रहते हैं तो आंसर आप सटीक और अच्छे से देंगे। चलिए ठीक है।